अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब कभी भी दुनिया के रिचेस्ट मैन या रिचेस्ट फैमिली का नाम लिया जाता है तो इनमें एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स और अंबानी जैसी मशहूर हस्तियों का नाम आता है। लेकिन इनमें से ऐसा कोई भी नहीं जो दुनिया का रिचेस्ट मैन या रिचेस्ट फैमिली में से हो। हाँ, ये अलग बात है कि ये सारे सोशल मीडिया की चर्चा में रहते हैं, लेकिन इनमें से ऐसा कोई भी नहीं जो नंबर 1 पे हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन पैदा हो गया जो इनको टक्कर दे सके, कौन है वो जो इनसे भी ज़्यादा अमीर है। दोस्तों, आज जिस फैमिली की मैं बात करने जा रहा हूँ ये दुनिया की मोस्ट पावरफुल और दुनिया की सबसे अमीर तरीन फैमिली है। इस फैमिली के पास 1800 से ज़ायद मैंशन, 100 से ज़ायद सुपर वेंटेज कार, प्राइवेट जेट्स, यार्ड्स और 16,000 करोड़ से भी ज़ायद की आर्ट कलेक्शन है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इतने ज़्यादा अमीर होने के बावजूद भी इनका नाम बिलियनियर लिस्ट में नहीं आता। दोस्तों, ये कहानी है ऐसी फैमिली की जो पिछले 200 सालों से दुनिया की अलग अलग इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती आ रही है। इस फैमिली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि ये लोग ना तो किसी को ज्यादा सुनाई देते हैं और ना ही दिखाई देते हैं। चुपचाप काम करके भी आज के दिन ये पूरे यूरोप को कंट्रोल करते हैं। दी रॉथशिल्ड फैमिली, इस फैमिली को इल्यूमिनाटी फैमिली भी कहा जाता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये फैमिली किस तरह अमीर हुई और पूरे यूरोप को किस तरह कंट्रोल करती है। दोस्तों, रॉथशिल्ड फैमिली के पास 20 ट्रिलियन से भी ज्यादा की नेटवर्थ है और ये इतना सारा पैसा बनता है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। कहा जाता है कि अगर ये फैमिली चाहे तो 1 मिनट में वर्ल्ड बैंक को भी खरीद सकती है। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में कहीं ना कहीं इस फैमिली का हाथ बताया जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 की पूरी कहानी इन 2 वीडियो में मैंने बताई है। अगर वर्ल्ड वार 2 को गहराई से समझना चाहते हो, शुरू से लेकर आखिर तक आखिर हुआ क्या था, तो इन दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाद में जाके देख सकते हो। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं सन 1757। एक 13 साल का बच्चा मेयर एमचल रॉथशाइल्ड एक बैंक में काम करना शुरू करता है। सन 1763 तक वो इसी बैंक में काम करता है। इन 6 सालों में वो फॉरेन ट्रेडिंग और करेंसी एक्सचेंज के बारे में काफी कुछ सीखता है। फिर अपने शहर फ्रैंकफर्ट वापस आकर एक रियल कॉइन का बिजनेस शुरू करता है। सन 1774 आते तक ये बिजनेस काफी बड़ा हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक दिन मेयर एमचल को किसी ने ये बताया कि मार्केट में कई ऐसे लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत पड़ती रहती है और आपके पास पैसा है तो आप इन लोगों को लोन क्यों नहीं देते। मेयर एमचल ये बात सुनकर कहते हैं कि तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मेयर एमचल इन लोगों को लोन देना शुरू करते हैं और यहीं से शुरुआत होती है उस मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की जो आजकल आप लोग अपने आसपास देखते हो। और आहिस्ता आहिस्ता करके ये लोन देने का बिजनेस इनका मेन बिजनेस बन जाता है। सन 1719 में मेयर एमचल अपने इस बैंकिंग बिजनेस को बढ़ाने का सोचते हैं और इस काम को करने के लिए उनको अपने 5 बेटों की जरूरत पड़ती है। मेयर एमचल रॉथशाइल्ड के 5 बेटों के नाम एमचल मेयर, सोलोमन मेयर, नाथन मेयर, कार्ल मेयर और जैकब मेयर। कुछ ही सालों में इन सब ने मिलकर अपनी मेहनत से इस बैंक को इंटरनेशनल बैंक बना दिया। फैमिली लोन देना, डिपॉजिट रखना, बॉन्ड जारी करना, इस तरह की तमाम सहूलतें ये लोगों को मुहैया करते थे। इस टाइम तक ये 5 भाई अपनी विल पावर को पहचान चुके थे। इन सब ने मिलकर ये फैसला किया कि ये अपनी वेल्थ और ग्रोथ को इंटरनेशनली बढ़ाएंगे और फिर ये 5 भाई निकल पड़े दुनिया की वेल्थियर सिटी में। इन्होंने लंदन, पेरिस, वियना और नेपल्स में अपने बैंकिंग वेयर हाउस स्टैब्लिश किए, जबकि मेयर और इसके बड़े बेटे एमचल ने फ्रैंकफर्ट में बढ़ते हुए बिजनेस को संभाला। नेथन मेयर ने 1804 में लंदन में एक ब्रांच स्टैब्लिश की। जैकब ने 1811 में पेरिस में एक ब्रांच ओपन की, जबकि कार्ल मेयर और सोलोमन मेयर ने वियना और नेपल्स में अपने बैंकिंग हाउस एस्टेब्लिश किए। ये सब करने के बाद इन्होंने बिजनेस, माइनिंग, एनर्जी, रियल एस्टेट में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया। कुछ ही सालों में रॉथशिल्ड फैमिली दुनिया की वेल्थिएस्ट फैमिली में शामिल हो गई। आज के टाइम इस फैमिली की नेटवर्थ 20 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। और दोस्तों, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये नंबर कितना बड़ा है और ये कितना सारा पैसा बनता है। इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी ये लोगों की नज़रों में क्यों नहीं आए और इनका नाम बिलियनियर लिस्ट में क्यों नहीं आता। दोस्तों, रॉथशिल्ड फैमिली का नाम जब भी लिया जाता है तो इस फैमिली को हिस्टोरिकल इवेंट के साथ भी जोड़ा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि रॉथशिल्ड फैमिली का मेन बिजनेस लोन देना ही बन जाता है। दोस्तों, सन 1799 से लेके 1850 तक इस टाइम को कहा जाता है नेपोलियन एरा, क्योंकि इस टाइम पे नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का एम्पायर डिक्लेयर कर दिया था और यूरोप के कई अलग अलग हिस्सों में इनकी लड़ाई चलती रहती थी। इस टाइम पे लड़ाई काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी, तो आए दिन किसी ना किसी गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती थी पैसों की। इस चीज़ को देखकर मेयर एमचल रॉथशाइल्ड को मौका मिल गया अपने लोन के बिजनेस को बढ़ाने का। मेयर के तीसरे बेटे नेथन मेयर, जिसने 1804 में लंदन में एक ब्रांच ओपन की थी, इसने शुरू किया जंग से पैसा कमाने का बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस जिसने नेथन को इस फैमिली का सबसे पावरफुल मेंबर बना दिया।
जिस टाइम पे पूरे यूरोप पर नेपोलियन का राज था, इस टाइम पे नेथन के बैंक ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्शिया और ऐसे कई दूसरे मुल्कों को मिलिट्री के लिए फंड दिए थे। और वार के टाइम किसी भी मुल्क के लिए काफ़ी मुश्किल होता है फंडिंग मिलना, तो नेथन अपने हिसाब से इन फंड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लगाकर देता था। 19th सेंचुरी की शुरुआत में रोथशिल्ड फैमिली का बिजनेस इतना बड़ा हो चुका था कि किसी भी मुल्क को, किसी भी मिलिट्री को फंडिंग करना इनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। दोस्तों, रोथशिल्ड फैमिली करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस भी बड़ी चालाकी से करती थी, क्योंकि ये मिलिट्रीज को फंडिंग करती थी, इसलिए इनको पहले ही पता होता था कि जंग कब और किस जगह होनी है, किस करेंसी को किस टाइम पे खरीदना है और किस करेंसी को किस टाइम पे बेचना है। ये सारा इनको पहले ही पता होता था कि कौन सी करेंसी डी वैल्यू होगी और कौन सी करेंसी ग्रोथ करेगी। करेंसी को टाइम पे खरीदना और फिर इनको रीसेल करना, इस चीज़ से भी रोथशिल्ड फैमिली ने काफ़ी फ़ायदा उठाया है। यही सेम मेथड आज के मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में देखा जा सकता है। ट्रेडिंग की सूरत में किसी भी करेंसी को खरीदना जिसकी वैल्यू कम हो और इसको मुनाफे में बेचना काफ़ी अच्छा बिजनेस है। नेथन मायर को लेके एक और पॉपुलर स्टोरी ये है कि ब्रिटेन ने जो नेपोलियन के खिलाफ बैटल ऑफ वाटरलू की थी, इसका रिजल्ट नेथन मायर को पहले ही पता चल चुका था। इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए नेथन ने मार्केट में झूठी हवाएं फैलाना शुरू कर दी कि ब्रिटेन ये जंग हार चुका है, जिसकी वजह से ब्रिटिश स्टॉक एक्सचेंज क्रैश होने वाला है। और तो और नेथन ने अपने शेयर भी बेच दिए आम लोगों को यकीन दिलाने के लिए। ये चीज़ देखते हुए आम लोगों ने भी अपने स्टॉक बेचना शुरू कर दिए। जाहिर सी बात है, ज़्यादा स्टॉक बिकने की वजह से स्टॉक की कीमत कम होगी, लेकिन डिमांड ज़्यादा नहीं थी, तो नेथन ने जहाँ से मिला जो मिला खरीद लिया कौड़ियों के दाम। लेकिन अगले ही दिन जब ब्रिटेन के बैटल ऑफ वाटरलू के जीतने की खबर आती है, तो यही स्टॉक आसमान को छूने लगते हैं। और फायदा किसको? नेथन मायर को। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि नेपोलियन को इस जंग में हराने के पीछे रोथशिल्ड फैमिली का ही हाथ था। दोस्तों, एक और बात, सन 1938 में जब नाजी जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया, तो इस वक्त रोथशिल्ड फैमिली के एक मेंबर नथेलियन द रोथशाइल्ड को नाजी जर्मनी ने पकड़ा और इस फैमिली ने इसको छुड़वाने के लिए $364 मिलियन नाजी जर्मनी को दिए। ये तो कुछ भी नहीं, 1820 में ब्राज़ील को आज़ादी दिलाने वाले भी रोथशिल्ड फैमिली ही थी। दोस्तों, रोथशिल्ड फैमिली एक जूइश फैमिली है। इस फैमिली के हाथ में इतनी वेल्थ, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर और बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन है कि ये आज भी पूरे यूरोप को कंट्रोल करती है। दोस्तों, रोथशिल्ड फैमिली पिछले 200 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बिजनेस को ग्रोथ करती आई है और हिस्टोरिकल इवेंट में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह इस फैमिली का हाथ होता ही है। दोस्तों, सन 2014 में लाइवरी कास्ट और 2015 में कैमरून जैसे मुल्कों को इकोनॉमिक रास्ते से इसी फैमिली ने निकाला है। चैट को भी बुरे हालातों से निकलने में मदद की है। दोस्तों, इस फैमिली के पास पैसा और बड़े बड़े लोगों से लिंक और इतना बड़ा और वसी नेटवर्क इस फैमिली को पावरफुल फैमिली बनाता है। अगर आप लोगों के आसपास इस तरह की कोई फैमिली रहती है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।